जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, विज्ञान कक्षा 10। ठीक है गाइज, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रमाणित हल सहित परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरों का अध्ययनवार संकलन। ठीक है गाइज, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, ISPCS, SSC, रेलवे, लेखपाल, चकबंदी विभाग, LDC, मंडी परिषद, स्टेनो एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइज, और इस समय 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है गाइज, तो चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है आपका गाइज रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है गाइज, तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, तो गाइज देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सबसे पहले हम। ठीक है, बहुविकल्प का मतलब होता है 4 विकल्प आपके सामने होंगे। ठीक है गाइज, कितने? 4 में, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 4 विकल्प आपके सामने होंगे गाइज। ठीक है, तो 4 में से कोई एक ही सही होता है, 3 रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो एक आंसर आपको चुनना होता है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहलाते हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 या 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका BaCl2, यानी कि BaCl2 प्लस H2SO4। तो देखिए, ये एरो का मतलब होता है, ठीक है, बराबर। इस एरो का मतलब क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में? बराबर। जो साइंस यानी कि जो चिन्ह होते हैं उनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है गाइज, तो इस एरो का मतलब है बराबर। ठीक है, यानी कि BaSO4 प्लस 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमने अभिक्रिया बतानी है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है गाइज, तो देखिए राइट आंसर होगा इसका आपका 4 विकल्प हैं ABCD। तो कौन सा राइट आंसर है? इसमें आपको आंसर दिया भी है, तो राइट आंसर आपका D, यानी कि आंसर आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है गाइज, तो कौन सा आंसर हुआ? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि 2 एलिमेंट इससे निकल रहे हैं, BaCl2 प्लस H2SO4। ठीक है, BaSO4 और HCl। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास। ठीक है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ICSC, CBSE, ऑल इंडिया 29 स्टेट्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइज, साइंस तो साइंस है, या इंग्लिश पढ़ लो या हिंदी पढ़ लो। ठीक है, कोई भी आप बुक पढ़ लीजिए या कोई भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सभी राज्यों में लगभग एक ही जैसा, बस चैप्टर कम कर दिए जाते हैं, सिलेबस किसी राज्य में वो सिलेबस हटा दिया जाता है, किसी में लगा लिया जाता है, यानी कि किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है गाइज, यही क्वेश्चन इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ICSC CBSE बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो कोई भी मिसगाइड ना हो, कोई भी जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है गाइज, लैंग्वेज का ध्यान रखें, इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज हैं, तो दोनों में आपको जो अच्छा लगता है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका अपचयन की प्रक्रिया में, तो 4 विकल्प हैं, 2 आगे मिलेंगे इसके आपको। अपचयन की प्रक्रिया में यानी कि क्या होता है? तो देखिए गाइस, अपचयन की प्रक्रिया में, तो देखिए इसमें राइट आंसर जो है आपका ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है गाइस?
यानी कि ऑक्सीजन हरासमेंट होता है। ठीक है, अपचयन। तो अपचयन की प्रक्रिया में हमें क्या होता है? ऑक्सीजन का हरासमेंट। आगे चलते हैं। हरासमेंट मीन्स होता है कमी। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस। तो दो दो विकल्प इस क्वेश्चन के ये थे, ऑक्सीजन का योग होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है, यानी कि कमी आ जाती है अपचयन अभिक्रिया में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ठीक है गाइस, 3। तो 2FeCl2Cl3 प्लस 2H2O प्लस बाई इक्वल, यानी कि इक्वल भी कह देते हैं, एरो भी कह देते हैं, बराबर भी कह देते हैं। ठीक है गाइज, 2FeCl2H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में बाई है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो बाई है वो क्या है? यानी कि जो बाई दिया गया है वहाँ क्या तत्व बन के आएगा या क्या चीज़ छुपा हुआ है। ठीक है गाइज, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में बाई के स्थान पर क्या है, यानी कि ये बाई है क्या? तो देखिए राइट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बाई क्या है गाइज? ये आपको आंसर दे रखा है, तो उत्तर में दे रखा है SO2। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, तो SO2। ठीक है, सूत्र फॉर्मूले याद करते रहना है। ठीक है, रसायन विज्ञान में फॉर्मूले भी आते हैं, बीच बीच में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है गाइस, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नोट्स अवश्य बनाएं, अपने ही नोट्स काम आएंगे। ठीक है गाइस, किसी दूसरे के नोट्सों पे यानी कि नहीं जाएं कि बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, बना बनाया खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है गाइज, जब अपने हाथ से बनाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करते हैं, तब देखिए क्या होता है, यानी कि सिर का पसीना एड़ी पे आ जाता है। ठीक है गाइज, यानी कि दूसरे का पका पकाया बना बनाया बहुत मज़ा आता है। तो अपनी मेहनत करिए, अपनी मेहनत का अलग ही मज़ा होता है। ठीक है गाइज, मैं आपसे सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि किसी दूसरे की मेहनत पे विश्वास ना करें, अपनी मेहनत पे ही विश्वास करें, अपना ही खाएं, अपना ही याद करें, अपने ही नोट्स बनाएं। ठीक है गाइज, IAS PCS रेलवे SSC UPSC की सभी की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दिल्ली इलाहाबाद या राजस्थान जाने की। ठीक है गाइज, वहाँ भी जाके आप नहीं पढ़ना है, 80-80 90-90 हज़ार रुपये फीस भरनी है और जाके आपने ही पढ़ना है। ठीक है, बेसमेंट मजबूत होना चाहिए। बेसमेंट मजबूत है तो आप 10 मंजिल मकान बना लीजिए, यानी कि बनाना आपने बेस पे ही है। ठीक है गाइज, हवा में मकान नहीं बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आपका हाई स्कूल यानी कि 6 से लेकर इंटर तक का कोर्स अच्छे से है, आपको कंप्लीट है, साइंस है, आर्ट्स है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट 6 से लेकर 12 तक के, तो ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। ठीक है गाइज, NCERT की बुक्स 6 से लेकर इंटर तक की लगभग 35 बुक्स हैं। ठीक है, आर्ट साइड की, तो वहाँ से सारा आपका GK GS कलेक्ट हो जाता है। बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा, मोटिवेशनल क्लास चलेगी आगे चल के। ठीक है, एक मोटिवेशनल क्लास दूंगा बहुत अच्छे से गाइस। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके विकल्प वाले थे, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपके स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितने प्रश्न हैं, उत्तर हैं, तो इन्हें देखते हैं। ठीक है गाइस, बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय चार प्रकार के प्रश्न उत्तर आपके आएंगे। ठीक है गाइस, ऐसे ही IAS PCS जो मेंस एग्जाम होता है उसमें भी आपको लिखने होते हैं, सटीक आंसर देना होता है। अगर 50 शब्दों में कहा है तो 50 में देंगे, 20 में कहा है तो 20 में देंगे, उससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है गाइज, हमेशा ध्यान रखेंगे, कम खाइए अच्छा खाइए। ठीक है गाइज, हाँ, तो आगे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय में,
यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, अभिकारक तथा उत्पाद की परिभाषा दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। यानी कि अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा दीजिए, यानी कि डेफिनेशन आपने देनी है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वे पदार्थ, देखिए अपनी लैंग्वेज, मैं ना आपको बीच बीच में टोकते रहता हूँ, आप जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन की या उत्तर की लैंग्वेज जो लिखी है वही लिखो, डिक्टो लिखो, आपने अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। अपने रास्ते बनाइए, दूसरों के रास्ते पे कब तक चलेंगे बनाए हुए पे, अपने बनाइए। एपीजे अब्दुल कलाम थे, अपना रास्ता बनाया, उन्होंने खोज करी, मिसाइल मैन बने, परमाणु मैन बने, ठीक है गाइज। आज संसार में उनका नाम है, ठीक है। वो भी एक मछुआरे के बेटे थे, ठीक है, नदी तैर के पढ़ने जाया करते थे। तो गाइज आप मेहनत करिए, अच्छा करिए, आगे बढ़िए, देख मेहनत करते चले जाइए, फल की चिंता मत कीजिएगा, फल ऊपर वाला देगा, अच्छे बुरे का परिणाम ऊपर वाला देगा, ठीक है गाइज। आप तो बस कर्म करते चले जाइए, यानी कि मेहनत करिए, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो अभिकारक, उत्पाद की परिभाषा, डेफिनेशन तो मैंने आपको बताता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वे पदार्थ, यानी कि यहाँ लिखा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। हम डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि जो को पदार्थ के बाद लिया है, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं हुआ ना। तो देखिए गाइज, तो आपको आ गया होगा। अब सीधी सी बात है, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। आप याद करिए, मन से याद करिएगा, ठीक है, पढ़ते समय केवल पढ़ाई, ठीक है। तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। आगे चलिए, इन अभिकारकों में उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अब उत्पाद का मतलब है आपने नए अभिकारक लिए, जैसे कि सपोज करिए दो दो वस्तु ली, दो वस्तु से तीसरी वस्तु बन जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं। उन पदार्थों से नया पदार्थ बनने वाला उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्शन, ठीक है गाइज। तो इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ याद करिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छी बनानी तो वोकैबुलरी बहुत ही मस्ट होनी जरूरी है, ठीक है गाइज। तो आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो कॉपर सल्फेट लोहे की कील डालकर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से रासायनिक परिवर्तन होता है। बस सीधा सा जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तभी समझ जाओ कि कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक। बस आंसर तो आपका क्वेश्चन में छुपा है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किसकी जगह क्या करना है, रासायनिक परिवर्तन होता है। बस आंसर पुटअप हो गया, बस एक ही शब्द याद करना है आपने, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। नंबर 3rd क्वेश्चन है, ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब गाइज मान लीजिए आपने रासायनिक समीकरण तो लिखी है, ठीक है, आपके पास है, लेकिन उसके दोनों तरफ का मतलब जो एरो लगा है, मैंने आपको बताया इसको हम बराबर भी कहते हैं, लेकिन बराबर साइंस की लैंग्वेज में दिखाते नहीं हैं, एरो से ही दर्शाते हैं, ठीक है गाइज। तो H2 + O2, तो देखिए H2O, तो यहाँ जो है बैलेंस समीकरण नहीं है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ जो आपके तत्व हैं उनके परमाणु बराबर नहीं है। तो परमाणु बराबर नहीं है तो उसको हम ढांचा या कंकाली, देखिए यहाँ लिखा कंकाली या ढांचा समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कंकाली का मतलब कंकाल, केवल उसमें कंकाल है, यानी कि त्वचा ऊपर से, मांस नहीं है, ठीक है गाइज। यह ढांचा, तो ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।
तो आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे वे रासायनिक समीकरण जिसके परमाणु क्रमांक बराबर नहीं होते हैं उनको ढांचा या कंकाली समीकरण कहते हैं, यह ढांचा या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है गाइज, याद हो गया होगा क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कंकाली समीकरण। आप देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कंकाली समीकरण कैसे कहलाई, कंकाली या ढांचा। तो देखिए इधर ये आता है हमारा लेफ्ट साइड, ये आता है राइट साइड, इसे कहेंगे हम देखिए इसे कहेंगे राइट साइड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ठीक है गाइज, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब दोनों तरफ के जो परमाणु हमारे इक्वल होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए। तो H2 यानी कि H के इधर देखिए 2 परमाणु हैं, इधर देखिए 2 परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन का कोई भी परमाणु नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो गई कंकाली समीकरण, कंकाली या ढांचा समीकरण। केवल ढांचा बना हुआ, पूरी नहीं है, अधूरे तत्व, अधूरी चीज़ नहीं रह सकती है रासायनिक केमिस्ट्री में। ठीक है गाइज, आगे ध्यान रखेंगे। तो इसको कंकाली समीकरण, और 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलते चलते याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं न तो उसमें द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि न ही उसमें निर्माण होता है और न ही उनमें विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिकारक, अभी हमने पढ़े थे ना अभिकारक तत्व वे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद तत्व वे जो उससे नहीं बनते हैं। तो कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको पता चल गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं अभी जो समझाई, न ही उसमें द्रव्यमान बनता है और न ही उसमें विनाश होता है। ठीक है गाइस, तो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया है न ही उसमें द्रव्यमान बनता है और न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद का मतलब जो प्रोडक्शन, जो नए तत्व बनते हैं अभिकारकों से, अभी मैंने समझाया था आपको पहले, यानी कि जो अभिकारकों से जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो नए तत्व बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिकारक जो उत्पाद जो तत्व है उनके कुल द्रव्यमान अभिकारक जो उसमें भाग लेते हैं तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक, ठीक है, और उत्पाद होने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है गाइस, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से और बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को प्लीज़ रिपीट कर दीजिए, तो मैं उसको समझा कर व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है गाइज, लेकिन जो है बेवजह परेशान नहीं करते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिलती रहें। बेल आइकन घंटी पे ऑल प्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत मेहनत से बनती हैं तो शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना
किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना किस प्रकार किस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो देखिए गाइस, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का बनना, यानी कि अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, क्षार तीखे होते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण जो बनते हैं, लवण तथा जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत वियोजन क्या होता है? जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रभावित करने पर अपघटन हो जाता है, यानी कि जब किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा उसमें प्रभावित की जाती है, यानी कि छोड़ी जाती है और उसका अपघटन हो जाता है, तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है, ठीक है गाइस। तो यह प्रक्रम क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, विद्युत वियोजन क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रभावित करने पर, विद्युत धारा प्रभावित की, उसमें अपघटन हो गया, टूटना हो गया, हो जाता है, तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है, ठीक है गाइज। तो जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रभावित करने पर, यानी कि किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रभावित की, उसका अपघटन हो गया, टूट गया, तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? विद्युत वियोजन, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वसा युक्त भोज्य पदार्थों का उपचयन से बचाव हेतु इनमें क्या मिलाया जाता है? वसा युक्त यानी कि वसा, जिनमें वसा का मतलब होता है फैट, तो जिनमें फैट होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको उपचयन का मतलब खराब होने से बचाव हेतु इनमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए गाइस, वसा युक्त भोज्य पदार्थों को उपचयन से बचाव हेतु इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। तो क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। डिब्बा बंद आपके जितने भी भोज्य पदार्थ आते हैं जिनमें फैट होता है, तो उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। यानी कि सभी जो कंपनियां उनको बनाती हैं उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाती हैं ताकि वो सेफ रहें और सही रहें। लेकिन एक उसकी भी लिमिट होती है गाइज, ठीक है। जब भी दुकान से, शॉप से, आप मार्केट से कोई भी वसा युक्त भोज्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ लें, तो उसकी डेट ज़रूर देखें, एक्सपायरी डेट का न लें। तो उसके प्रतिऑक्सीकारक की डेट जो है ख़त्म हो जाएगी और वो उसका रक्षा करने के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसलिए डेट देख के ज़रूर सामान लें, ठीक है गाइज। कई केसेस ऐसे हो चुके हैं। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थों का उपचयन से बचाव हेतु इनमें क्या चीज़ डाला जाता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है गाइज। तो ध्यान रखेंगे। जंग क्या होता है? जंग क्या है? तो जंग लोहे की वस्तुओं को नम हवा में रखने पर उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की देखी होगी आपने, लोहा देखा ही है। अगर उसको आप ज़मीन पर रख दो या पानी की जगह स्थान पर रख दो तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है गाइस। यानी कि लाल से कलर की, हल्की लाल भूरा, ठीक है, मटमैला सा, तो जिसे जंग कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? जंग। मान लीजिए एक साफ लोहा लाए आप, उसको पानी में डाल दिया तो उसके ऊपर लाल सी परत यानी कि मटमैली सी परत चढ़ जाएगी, तो जिसको हम क्या कहते हैं? जंग। जंग आयरन, जंग आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड Fe ब्रैकेट में OH3 का मिश्रण होता है। तो देखिए जंग जो है ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो जंग
जंग के दो फॉर्मूले हैं, यानी कि जंग जो है दो तत्वों से मिलके बनता है। एक तत्व तो हो गया आयरन ऑक्साइड, ठीक है गाइज, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया आयरन हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हो गया, और थर्ड में जो हो गया हाइड्रो Fe ब्रैकेट में OH लिखा है 3, तो ये आयरन हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम आयरन हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे, H लगाना तो हाइड्रो ऑक्साइड, उसको आयरन Fe से आयरन होता है, O से ऑक्साइड हो गया, तो Fe यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन हाइड्रो ऑक्साइड से मिलके जंग बना है। ठीक है गाइज, अब आपसे कोई पूछे कि जंग किन तत्वों से मिलके बनता है, तो आप आंसर बता सकते हैं कि जंग दो तत्वों से मिलके बनता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड का सूत्र का याद रखेंगे, आयरन हाइड्रोक्साइड Fe ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट OH 3 ब्रैकेट के बाहर और बड़ा ब्रैकेट बंद, तो आयरन हाइड्रोक्साइड से मिलके जंग बनता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड विलियम कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है गाइज, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड, यानी कि क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड विलयन कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है? तो देखिए जब BaCl2 को CuSO4 विलयन में मिलाया जाता है, तो BaSO4 का सफ़ेद अपक्षेप बनता है। तो जब BaCl2 को CuSO4 के विलयन में मिलाया जाता है तो BaSO4 का सफ़ेद अपक्षेप बनता है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं BaCl2 ब्रैकेट में AQ, ठीक है, यानी कि ठोस प्लस CuSO4, ठीक है, AQ। अब देखिए एरो का चिन्ह आप देख रहे हैं, तो एरो के आगे जाते हैं BaSO4 बन गया है। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। ये जो एरो लगा गाइज, नीचे को जो एरो दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है नीचे को हमें कोई भी मेटल या तत्व हमें क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो देखिए BaSO4 प्राप्त हो गया प्लस CuCl2 AQ। ठीक है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण कहेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे। ठीक है, और BaSO4 हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है गाइज, तो ध्यान से याद करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, नोट्स बना लेंगे अपने, क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थापन, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थापन धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? तो गाइस समझ में आया, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है हो ऐसे, ठीक है, खड़े हुए, और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे। ठीक है, तो इस क्रम में ऊर्ध्वाधर का मतलब है खड़े हुए, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता मतलब धातुएं जो है क्रियाशील हैं। ठीक है गाइस, धातुएं क्या है, क्रियाशील है। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी कि घटता, उनका क्रम क्या है, घटता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो घटता चला जाएगा, जैसे पहले बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि इस टाइप से। देखिए पहले गाइज बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि ये क्रम जो है घटता चला जाएगा। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थापन धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होगा
और जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता जो है घटती चली जाती है, तो उसको धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है गाइज, तो ध्यान से याद करेंगे, याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की, यानी कि सभी धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुएं हैं। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में मैंने आपको ये ऊर्ध्वाधर बताया और हॉरिजॉन्टल बताया। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थापन धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब आप अपने मन से बना लीजिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अभिक्रियाशील धातुओं की घटते क्रम में व्यवस्थापन को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो 10th क्लास का साइंस आपका स्टार्ट हुआ, तो आज के लिए यही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी आपको। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना गाइज। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, बहुत समय खर्च होता है। ठीक है, बहुत सारी MB खर्च हो जाती हैं। तो गाइज आप सभी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को, और शेयर करते रहें। बेल आइकन ऑल प्रेस करते रहें। ठीक है गाइज, ऐसे ही, ताकि बेल आइकन ऑल प्रेस करने से आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएं। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।